नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जब से पहलगाम की घटना हुई है, हर भारतवासी की ज़बान पर एक ही सवाल है, क्या युद्ध होगा? युद्ध होगा तो कब शुरू होगा? पाकिस्तान में दहशत है कि पता नहीं कब भारत हमला कर देगा। हवाई हमला करेगा कि उसकी नौसेना हमला करेगी, या थल सेना जो है सीमा में घुसेगी। किधर से हमला करेगा भारत, कब करेगा, इसका इंतज़ार है। वहाँ दहशत का आलम यह है कि जितने बड़े फौजी जनरल हैं, अधिकारी हैं और जो रसूख वाले लोग हैं पाकिस्तान में, उन सब ने अपने परिवारों को विदेश भेज दिया है। यहाँ आप सुरक्षित नहीं है कि हम जब मौका मिलेगा तो हम भी भाग के आ जाएंगे, लेकिन अभी अपने परिवारों को भेज दिया। इससे अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान में दहशत का आलम क्या है और पाकिस्तान किस तरह से चिल्ला रहा है कि हमने नहीं किया, तो उसका रक्षा मंत्री बोल जाता है कि हम तो 30 साल से कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कि बोलना क्या है, स्टैंड क्या लेना है। ये बात उसको समझ में नहीं आ रही है। वो डर में जैसे आदमी हकलाने लगता है ना, उस तरह से पाकिस्तान हकला रहा है। सीधी बात मुँह से निकल नहीं रही है, समझ में आ नहीं रहा है कि बोले क्या, करे क्या। करने की तो बात छोड़ दीजिए, बोले क्या ये समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं कह रहा हूं आपसे कि ये जो प्रश्न है कि युद्ध कब शुरू होगा, होगा कि नहीं, आप इस बात को समझिए कि युद्ध तो शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जनसभा में जो कहा कि धरती के आखिरी छोर तक खोजेंगे, पहचान करेंगे और उनका सफाया करेंगे, युद्ध उसी समय से शुरू हो गया। उससे पहले सीसीएस ने जो घोषणाएं की, फैसले लिए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है सिंधु जल समझौते को स्थगित करना। ये युद्ध की शुरुआत है और पाकिस्तान कह रहा है कि ये युद्ध की घोषणा है। तो आप समझ जाइए कि पाकिस्तान को समझ में आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान और भारत में के लोगों में कहना चाहिए एक बहुत बड़ा अंतर है। उनके यहाँ शत्रुबोध बड़ा स्पष्ट है, हमारे यहाँ कभी नहीं होता। हम शत्रु और मित्र में पहचान करने में हमेशा गड़बड़ करते हैं। शत्रु को अक्सर जो है मित्र समझकर मित्रवत व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। तो पहले बात करते हैं सिंधु जल समझौते की। ये 50 के दशक में हुआ, 60 में जो है संधि पर हस्ताक्षर हुए। उस समय सबसे बड़ा धोखा भारत के साथ किसी ने किया तो पाकिस्तान ने नहीं, हमारे उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। समझौते में ये व्यवस्था की कि पाकिस्तान को 80% पानी मिलेगा और हम भारत को सिर्फ 20%। इस पर देश में बड़ा हाहाकार मचा, नेहरू की बड़ी आलोचना हुई, संसद में सवाल उठाया गया। संसद में नेहरू ने कहा कि हाँ, ये ठीक है कि भारत के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, भारत को जितना मिलना चाहिए था पानी उतना हमने संधि में लेने की कोशिश नहीं की, पाकिस्तान को ज़्यादा दे दिया। वो मैंने फैसला इसलिए किया जिससे दोनों देशों के संबंध बेहतर हो, शांति हो, ये सोचकर ये कदम उठाया था। तो आप सोचिए कि वो क्या सोच रहे थे, भारत का हित नहीं सोच रहे थे, भारत का जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है उसके बारे में नहीं सोच रहे थे। अब उसके बरक्स जरा मोदी को रख कर देखिए। बहुत से लोग इस समय सवाल पूछ रहे हैं और कई साल से सवाल पूछ रहे हैं कि इतने साल में मोदी ने क्या किया। आजकल पूछा जा रहा है कि 10-11 साल में मोदी ने क्या किया, कहाँ थे, क्यों नहीं कोई कदम उठाया। तो आपको याद दिला दें, उरी की घटना 2016 में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान याद रखिए, और ये इसलिए कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ऐसे स्ट्रेटेजिक अफेयर्स पर या देश के दूरगामी हित पर बोलते हैं तो बहुत दूर की सोचकर बोलते हैं। वो तात्कालिक घटना के प्रभाव में नहीं बोलते हैं। तब उन्होंने एक वाक्य कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया कि ये पानी खून का क्या मतलब। खून का तो मतलब समझ रहे हैं कि आतंकवाद नहीं चल सकता, लेकिन पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, इसका क्या मतलब। तो मोदी सरकार ने उसी समय से तैयारी शुरू कर दी। क्या किया ये आपको बताता हूँ आज। पहले तो ये समझ लीजिए, ये 6 नदियों के पानी के बंटवारे का समझौता है। 3 नदियाँ पूरब में हैं, 3 नदियाँ पश्चिम में। पूरब की जो 3 नदियाँ हैं, रावी, व्यास और सतलुज, वो भारत के हिस्से में है उनका पानी। और पश्चिम में जो 3 नदियाँ हैं,
झेलम, चिनाब और सिंध वो पाकिस्तान के हिस्से में। अब पाकिस्तान के लिए इनके पानी का महत्व समझिए। पाकिस्तान का 80% से ज़्यादा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है इन नदियों के पानी से आता है, और ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का हिस्सा उसके जीडीपी में 25% है। पीने का पानी, बाकी चीज़ें तो आप अभी किनारे रख दीजिए, केवल इस उनकी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखिए। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है इस बात को समझिए। दूसरा, ये इस ट्रीटी में, इस संधि में ये व्यवस्था है कि भारत इन नदियों का जो पाकिस्तान के हिस्से में है जिनका पानी, उनको स्टोर नहीं कर सकता, उनको डाइवर्ट नहीं कर सकता, लेकिन रन ऑफ द रिवर हाइडल पावर प्रोजेक्ट लगा सकता है। तो ये केवल इतनी सुविधा भारत को है। और भारत सरकार ने सीसीएस के फैसले के बाद औपचारिक रूप से पाकिस्तान को ये सूचित कर दिया कि इस संधि को हम स्थगित कर रहे हैं। क्यों? ये भी कारण बता दिया। कहा कि एक तो डेमोग्राफी बदल चुकी है जब ये संधि हुई थी तब से अब तक। दूसरा, लगातार जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं उसके कारण असुरक्षा का ऐसा वातावरण बना हुआ है जिसमें हमारे लिए इस संधि का पूरा उपयोग करना कठिन है। हम बार बार आपको चिट्ठी लिख रहे थे कि आइए इसको रीनेगोशिएट करते हैं, आप नहीं आए। आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आपने इस संधि के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। हम इस संधि को लागू करने की स्थिति में नहीं हैं, इसलिए इसको स्थगित किया जा रहा है। सीसीएस की मीटिंग के बाद जो ब्रीफिंग हुई थी उसमें कहा गया था कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर प्रभावी रूप से लगाम नहीं लगाता तब तक इस संधि पर फिर से विचार नहीं होगा। अब अगली बात जो उस समय कहने जा रहा था कि मोदी ने क्या किया। 2016 में ये बयान दिया। आपको मालूम है कि हमारा एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट बन रहा है किशनगंगा, ये झेलम नदी पर बन रहा है। उस प्रोजेक्ट के तहत भारत ने 23 किलोमीटर की सुरंग बनाकर पानी को डाइवर्ट करने की तैयारी कर ली। तैयारी पूरी कर ली है कब? 2018 में। ये किया मोदी ने कि जब चाहें इस सुरंग के जरिए हम झेलम का पानी डाइवर्ट कर सकते हैं। झेलम पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान बीच बीच में अड़ंगा लगाता रहा, रोकता रहा, लेकिन उसको रिवाइव कर दिया 2021 में। और उससे भी पहले झेलम पर तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट जो है वो 2016 में रिवाइव कर दिया, शुरू हो गया। ये नेविगेशन प्रोजेक्ट पानी के बहाव को रेगुलेट करने के लिए है। हम जब चाहें रेगुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब सामान्य शब्दों में ये समझिए कि हम जब चाहें पानी ज़्यादा छोड़ सकते हैं, जब चाहें पानी कम छोड़ सकते हैं। इसके अलावा रावी पर शाहपुर कंडी डैम बन रहा है। इस पर 2018 से काम चल रहा है। ये पूरा होते ही अतिरिक्त पानी जो हम रोक नहीं पाते थे, पाकिस्तान चला जाता था, उसको रोकने का काम करेगा। उसके अलावा ऊज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है उस पर 2020 में काम हो गया। ये भी पानी को रेगुलेट करने का काम करेगा। तो ये सब तैयारी 2016 से 2021-22 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कर चुकी है और काम जारी है। ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री ने बयान दिया और उसके बाद भूल गए। इसी को कहते हैं विजनरी लीडर, कि मोदी को दिखाई दे रहा था कि भविष्य में हमें ये करना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो जब भी भारत पाकिस्तान के बीच तनाव होता है, आतंकवादी घटनाएं होती हैं, युद्ध जैसा वातावरण बनता है, तो सबसे ज़्यादा चर्चा किस बात की होती है कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। पाकिस्तान के नेता छोटे से बड़ा सब मिलकर बोलते हैं कि हमारे पास पाव किलो के जो है परमाणु बम रखे हैं, फोड़ देंगे। वो पटाखे के रूप में जलाने के लिए थोड़े रखे हैं। ये धमकी पाकिस्तान बार बार देता है। तो पाकिस्तान और उसके रणनीतिकारों का पूरा ध्यान इस ओर है। दूसरा, उनकी जो आशंका है वो ये कि पहली बार 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की थल सेना ने, 2019 में बालाकोट की एयर स्ट्राइक की वायुसेना ने, अब भारत की नेवी जो है अटैक करेगी।
इसके कयास अंदाजे लगाए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को यह अंदाज़ा भी नहीं था कि न्यूक्लियर बम का जितना बड़ा असर होगा, उससे ज़्यादा बड़े असर वाला काम सिंधु जल समझौते को रोककर मोदी ने कर दिया है। देखिए, परमाणु बम गिराने से आदमी मर जाते हैं, कॉकरोच नहीं मरता है, और बिना पानी के कॉकरोच भी मर जाता है। तो केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक हुई सिंधु जल समझौते पर, उसके बाद जो कुछ कहा जल शक्ति मंत्री कि पाकिस्तान को एक एक बूंद पानी के लिए तरसा देंगे। दूसरी बात उन्होंने कही, हमारे पास शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है, मीडियम टर्म है और लॉन्ग टर्म है। अब सवाल ये है कि पानी रोकने की कोशिश के अलावा जो भी तैयारी हो चुकी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसकी बात अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। वो तो है ही, वो मैंने आपको बता दिया। भारत तत्काल क्या कर सकता है, पाकिस्तान को संकट में कैसे डाल सकता है। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का, ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो बोल रहे थे और उनके सारे नेता बोल रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है। मोदी ने ये बताया कि तुम समझते रहो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को अपने गले की नस, हम उसका इलाज तो बाद में करेंगे और जब चाहे कर सकते हैं। अभी तो हमने तुम्हारी असली जो गले की नस है उस पर पैर रख दिया है। यह है नदी के पानी का मामला। क्यों ऐसा कह रहा हूं? तो पहला कदम जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी जो भारत की होगी, पहला कदम क्या, भारत हर हफ्ते हर महीने पाकिस्तान को इस बात की जानकारी देता है, डेटा देता है कि कब किस तारीख को कितना पानी छोड़ा जाएगा, कितना रोका जाएगा। इस संधि के स्थगित होते ही अब ये ऑब्लिगेशन भारत का खत्म हो गया है। भारत पाकिस्तान को कोई डेटा नहीं देगा। अब पाकिस्तान को पता ही नहीं है कि कितना पानी आएगा, कितना पानी रुकेगा। जैसे ही उसका सोइंग सीजन यानी बुआई का सीज़न शुरू होगा, तो उसको पता नहीं है कि बुआई के सीज़न के समय ज़्यादा पानी चाहिए तो ज़्यादा पानी मिलेगा कि पानी रुक जाएगा। और इसके अलावा केवल इतना ही उद्देश्य नहीं है भारत का। पंजाब और सिंध के बीच में इस पानी के बंटवारे को लेकर भारी झगड़ा है। सिंधु नदी का पानी सिंध से नहर बनाकर पंजाब ले जाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान पर पंजाबियों का कब्जा है, खास तौर से पंजाबी जनरल्स का, फौजियों का। तो उनके लिए पंजाब प्राथमिकता है। सिंध के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। पिछले दिनों इसके विरोध में सड़क पर भी आ गए थे। अब जैसे ही भारत से पानी रुकेगा और पानी के बारे में डेटा मिलना बंद हो जाएगा, तो पंजाब और सिंध का झगड़ा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और गर्मियाँ आने वाली हैं, आ ही गई हैं, आने वाली हैं क्या। पानी के लिए जो हाहाकार मचेगा पाकिस्तान में, इसलिए आप देखिए सबसे ज़्यादा चिल्ला रहा है पाकिस्तान। भारत के सैनिक हमले की बात नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि पानी रोकना जो है युद्ध की घोषणा है। वो कह रहा है कि आप पानी रोक नहीं सकते। अरे हमने रोक दिया, रोक नहीं सकते कि तो बात ही दूर हो गई। तो भारत ने ऐसी जगह पर हमला किया है, ऐसी जगह पर वार किया है जहां दर्द सबसे ज़्यादा हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल से इसकी तैयारी कर रहे थे। उनको मालूम था कि युद्ध होगा, अगर हम फुल फ्लेज्ड वॉर में जाएंगे तो नुकसान दोनों तरफ होगा। हम जीतेंगे तब भी हमारा नुकसान होगा, हमारी अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। ये सब कैलकुलेशन है। लेकिन एक समय आता है जब आप युद्ध को टाल नहीं सकते हैं। अभी भारत युद्ध को टालने की कोशिश कर रहा है। अब भी जो कार्रवाई होगी, प्रधानमंत्री के बयान पर ध्यान दीजिए जो बिहार में जनसभा में उन्होंने बोला कि ऐसी कार्रवाई होगी, ऐसी सज़ा देंगे जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी इन लोगों ने। तो आप समझ लीजिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि
फुल स्केल वॉर शुरू करने जा रहा है भारत। भारत को मालूम है कि पाकिस्तान की हालत क्या है। उसकी अर्थव्यवस्था की हालत यह है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 8 दिन का फॉरेन एक्सचेंज है सामान इंपोर्ट करने के लिए। $35 बिलियन सिर्फ बचा है पाकिस्तान के पास। भारत के पास 750 बिलियन से ज़्यादा है, इसलिए दोनों की तुलना नहीं है। दूसरा, युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान फंसा हुआ है बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, और उधर उसके अलावा जो है अफ़गानिस्तान की सीमा पर। अफ़गानिस्तान जिसके बारे में लग रहा था पाकिस्तान को कि वो हमारा मददगार बनेगा, और याद कीजिए उस समय के उनके प्रधानमंत्री जब अमेरिका निकला था तब उन्होंने कहा था कि आज़ादी मिल गई अफ़गानिस्तान को। आज जो तालिबान प्रशासन है, सरकार है अफ़गानिस्तान में, वो भारत सरकार के साथ है। तो वहाँ जो सीमा पर पाकिस्तान की फ़ौज तैनात है, पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसको हटाकर भारतीय सीमा की ओर ले आए। उसको हटाते ही भारत को थोड़ा सा जो है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को मदद करनी होगी, वो पाकिस्तान के अंदर घुसाएंगे उधर से। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल है, वहाँ से सेना हटा नहीं सकता। तो उसकी सेना 2 मोर्चों पर होगी, उसकी समस्या ये है। और उनके एक्स आर्मी चीफ का बयान अगर आपको याद हो तो उन्होंने कहा था कि अगर भारत कन्वेंशनल युद्ध शुरू कर देता है तो हमारे पास सिर्फ 3 दिन लड़ाई लड़ने की ताकत है, क्षमता है। ये जो चीन से मंगा के खिलौने रखे हैं पाकिस्तान ने, वो काम नहीं आने वाले। लेकिन अभी उसकी बात छोड़ दें, ये पानी ही इतना बड़ा हथियार है जिसका असर न्यूक्लियर बॉम्ब से ज़्यादा होने वाला है, और अभी तो ये शुरुआत है। और पाकिस्तान के लिए सबसे बुरी स्थिति ये है कि जब से वो बना है तब से आज तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इतना अलग थलग वो कभी नहीं था। पूरा विश्व समुदाय इस समय भारत के साथ खड़ा है। ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है मोदी सरकार की कि सब भारत के समर्थन में खड़े हैं, और पाकिस्तान के समर्थन में बोलने वाला या साथ देने वाला तो बहुत दूर की बात है, कोई है ही नहीं। और जो तत्काल वाली बात कर रहा हूँ, भारत ने पंजाब के तरन तारण में जो हरिके डैम है उसके 31 गेट बंद कर दिए, यानी पानी पाकिस्तान में नहीं जाएगा इस डैम से। तो जिस तरह की घेराबंदी मोदी सरकार कर रही है पाकिस्तान की, वो ऐसा है कि जबरा मारे रोए न दे, कि भारत मारेगा भी और पाकिस्तान रो नहीं पाएगा। और ये मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, ये अभी स्टार्टर है, मेन कोर्स तो आना ही बाकी है। और उसके बाद तो स्वीट डिश भी आएगी, डेजर्ट भी आएगा। तो उसका इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्दबाजी में हमको नहीं होना चाहिए। बहुत से लोगों को लग रहा है कि भारत क्या कर रहा है, अरे अभी जाकर बम गिरा देना चाहिए, सेना को घुस जाना चाहिए। आजकल युद्ध पहले भी लड़े जाते थे, आजकल और ज़्यादा हो गया, दिमाग से ज़्यादा लड़े जाते हैं, हथियार से कम। तो मोदी दिमाग से लड़ रहे हैं ये युद्ध, और ये युद्ध शुरू हो चुका है। इस गलतफहमी में न रहिए कि ये शुरू होगा कि नहीं होगा। पाकिस्तान को हमेशा के लिए ऐसा सबक सिखाना, देखिए पाकिस्तान का एडवांटेज क्या है, उसको लगता है ये प्रॉक्सी वॉर जो है इसमें हमारा खर्चा बहुत कम है और फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तान को यही बताना है कि ये प्रॉक्सी वॉर तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा खतरा, तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। 1971 के बाद पाकिस्तान को समझ में आ गया था कि हम कन्वेंशनल वॉर नहीं लड़ सकते भारत के साथ, और इस बार की कार्रवाई के बाद उसको समझ में आ जाएगा कि प्रॉक्सी वॉर का भी उसका हथियार भोथरा हो चुका है, नहीं चलने वाला है। तो आने वाले समय में पाकिस्तान की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं।
भारत सरकार जिस धैर्य के साथ और जिस इत्मीनान के साथ काम कर रही है, उससे पता चलता है कि वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बना चुकी है। उसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। उसके एक एक कदम को अब लागू करने की, उसको एग्जीक्यूट करने की दिशा में कदम उठाया जा रहा है। पहला कदम था डिप्लोमेटिक, कि सारे वीज़ा रद्द कर दिए गए पाकिस्तानियों को, अब पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। फिर जो हाई कमीशन है उसका स्टाफ कम कर दिया। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की जो उनके मिलिट्री अटैचे थे उनको हटा दिया, वापस भेज दिया। उसके बाद सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया। पाकिस्तान को ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि भारत सिंधु जल समझौते को स्थगित कर सकता है। भारत ने पहले इसका कानूनी आधार बनाया, उसके बाद ये एक्शन लिया। अब पाकिस्तान रोने के लिए भी कहीं नहीं जा सकता। पाकिस्तान में बहुत से लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक जो है बीच बचाव कर सकता है। वर्ल्ड बैंक जब तक दोनों पक्ष न जाएं तब तक कुछ नहीं कर सकता। वर्ल्ड बैंक के हाथ में कुछ नहीं है, और भारत ने जो कदम उठा लिया है उससे उसको रोकने वाला भी कोई नहीं है, और भारत ये कदम वापस लेने वाला भी नहीं है। तो पाकिस्तान की असली गले की नस पर मोदी ने पांव रख दिया है और पाकिस्तान बिलबिला रहा है। और उसका ये बिलबिलाना, उसका ये विलाप, उसका क्रंदन, उसकी ये चीख आने वाले दिनों में और तेज सुनाई देगी। उनके देश में जिस तरह से उनके नेता, उनके सेना के अधिकारी बोल रहे हैं, आप याद कीजिए 30 साल से ज़्यादा से जो है ये प्रॉक्सी वार चल रहा है, आतंकवाद का सिलसिला चल रहा है। कोई ऐसा उदाहरण, एक भी उदाहरण बता सकते हैं कि किसी आतंकवादी घटना की जिम्मेदारी किसी आतंकी संगठन ने ली हो और उस दावे को उसने वापस ले लिया हो? ये हुआ है पहलगाम के मामले में। जिस संगठन ने जिम्मेदारी ली थी वो कह रहा कि हमारी वेबसाइट हैक हो गई। हमने तो ऐसा दावा कभी किया ही नहीं। तो इससे अंदाजा लगाइए पाकिस्तान में हालात क्या है। और इस समय पाकिस्तान की आर्मी के प्रति जो आम लोगों में भावना है, जितना गिर चुकी है पाकिस्तान की आर्मी लोगों की नज़र से, पाकिस्तान के लोगों की नज़र से, इतना पहले कभी नहीं रहा था। और आपने इमरान खान के समय देखा होगा जब उन्होंने कॉल दी, आर्मी कमांडर्स के घर में लोग घुस गए, पब्लिक घुस गई। ये कितने देशों में हुआ और पाकिस्तान में कभी हुआ क्या? और पाकिस्तान की सेना कुछ नहीं कर पाई। आर्मी कमांडरों ने भागकर जान बचाई अपनी। और याद रखिए कि युद्ध की ऐसी स्थिति आएगी, ऐसा संकट आएगा तो पाकिस्तान के ज़्यादातर सैनिक अधिकारी पहले भागेंगे, क्योंकि इन सब के घर हैं, किसी का इंग्लैंड में, किसी का अमेरिका में, किसी का जर्मनी में, किसी का फ्रांस में, किसी का ऑस्ट्रेलिया में। इनके परिवार वहीं रहते हैं, इनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। इतनी प्रॉपर्टी है इनके पास कि आराम से ज़िंदगी बिता सकते हैं। वो अगर बने हुए हैं तो उनको लगता है कि लूट का मौका है। तो ऐसा देश, एक बात और याद दिला दूं कारगिल की, ऐसा देश जो जिसकी सरकार और जिसकी सेना अपने शहीद फौजियों का शव लेने से मना कर दे, उससे ज़्यादा बेशर्म कौन हो सकता है? लेकिन वो है पाकिस्तान। तो सिंधु जल समझौता, उसका जो इम्पैक्ट होगा वो किसी भी परमाणु हथियार से ज़्यादा होगा, और उसकी शुरुआत हो चुकी है उसके प्रभाव की। बस इंतज़ार करते रहिए कि आगे आगे क्या होता है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।